बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 24 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। तो डिफरेंट हमने टेक्निक्स यूज़ की हैं किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए। तो इससे पहले हम कंबस्टन एनालिसिस इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लाइक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ी थी, उसके अलावा UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। ठीक है, NMR का टॉपिक था लेकिन वो मैं लास्ट पे करवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले ये हमारे पास एक टॉपिक है, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आपका जो कंपाउंड है या जो एलिमेंट है, ये जो सैंपल है, उसके ऊपर आप रेडिएशंस नहीं फार करवाते, तो इट विल नॉट बी द स्पेक्ट्रोस्कोपी, कह नहीं सकते। लेकिन मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यहाँ पे आप यूज करते हैं हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मीटर से आपको ये बात फौरन से आपके माइंड में आएगी, इट विल बी एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है बेटा? आपके पास कोई भी एलिमेंट है, उसके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। लाइक अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं, आपके पास प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है। कार्बन की बात करते हैं, यू ऑल नो के कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ओके, क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं, इनके एग्जैक्ट मैसेज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इन डिफरेंट आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट के सैंपल के अंदर आप ये बता सकते हैं कि कौन सा आइसोटोप कितने % प्रेजेंट है, दैट इज इट्स रिलेटिव अबंडेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। So an instrument used to find the exact masses of different isotopes of an element, their relative abundance, their detection and their identification। जब आप ये सारी चीजें आपको पता है, आपके पास लाइक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आप जब तीनों एलिमेंट्स को स्टडी कर लेंगे तो डेफिनेटली आप पूरे स्ट्रक्चर को इलुसिडेट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन मीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को आप अननोन स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेटा डायग्राम है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स हैं आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द वोलेटाइजेशन। वोलेटाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द सैंपल इनटू द गैसियस फॉर्म। आपके पास जो भी सैंपल है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में है तो first of all you have to convert this sample into the gaseous form. There are basically the two types of spectrometer, mass spectrometer. The first one was the Angstrom and the second one was the Dempster. ठीक है, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये एंगस्टन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंगस्टन ये कहता था कि आपने सैंपल को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एंटर करना है, तभी वो आपको आइडेंटिफाई करके स्ट्रक्चर देगा। जबकि जो डेम्स्टर है, जो मॉडर्न है, वो ये कहता है कि आप सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में भी अपना अगर सैंपल एंटर करते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर के पास ये एबिलिटी है कि वो खुद ही उसको क्या कर देगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हम कन्वेंशनल वाला पढ़ रहे हैं, एंगस्टन पढ़ रहे हैं। तो एंगस्टन आपको क्या कहता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो भी सैंपल लेना है उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर उसे इनलेट करना है। जैसे ही आप सैंपल को इनलेट करेंगे तो फर्स्ट दिस चैम्बर इज द आयोनाइजेशन चैम्बर। यहाँ पे जो ही आपका एटम आएगा बेटा, वो क्या करेगा, ये आपके पास फिलामेंट है, और फिलामेंट को आप जब हीट करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो हीट अप होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। नीचे आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अगर आप अपना कोई भी सैंपल है, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, लाइक अगर हम ये बात करें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसके वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, तो हाईली एक्सेलरेटेड बीम जब इसके ऊपर आगे फार करेगी तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, नॉकआउट करेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपको पास पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आपने ये ग्रिड लगाई हुई है, और ग्रिड के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा आपके पास? ग्रिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज ग्रिड क्या करेगी, यहां से जो पॉजिटिव आयन होंगे, जो कैटाइन बनेंगे, उन कैटाइंस को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगी तो बहुत से आपके पॉजिटिव आयन इस ग्रिड के ऊपर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और कुछ आपके पास आगे दो प्लेट्स आपने लगाई हैं, डिस्क लगाई हुई है, वो भी नेगेटिवली चार्ज है। वो डिस्क किस तरह की है, यहां मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, लाइट की वजह से आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। सर्कुलर डिस्क है और उनके अंदर परफोरेशन है।
जैसे आपकी CD थी, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से। अगर बेटा आपका कोई यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इस आपके मैस के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ तो अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो इसके सेंटर में से गुजरेंगे वो वाले आपके पास क्या कर देंगे, पास आउट कर देंगे। तो ये एक लाइन की फॉर्म में आपके सारे के सारे पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप इज द आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में आपके पास जो सैंपल है उसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन फॉल करवाते हैं, तो उसकी क्या कर देता है, पॉजिटिव आयन, और वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे। सेकंड वन इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैन बी डन बाय द ग्रिड एंड द 2 नेगेटिवली चार्ज डिस्क, ठीक है, जो उसको एक्सेलरेट भी करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो अपनी तरफ खींचेगा भी और एक लाइन में भी लेके आएगा। उसके बाद है बेटा डिफ्लेक्शन। आपने एक्सटर्नली एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो आपने फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमिना में ये बात पढ़ी होगी, व्हेनेवर द charge particle enter the magnetic field they experience the magnetic force which compels to move them in the circular path। तो बेटा वो क्या करेंगे, फौरन से डिफ्लेक्ट होकर सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो आगे आपने क्या लगाया हुआ है, डिटेक्टर, जिसको आप आयन कलेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि आयन आ रहे हैं उनको कलेक्ट करेगा, ठीक है, और आगे क्या कर देगा, एक रिकॉर्डर लगा होगा, एक स्क्रीन लगी होगी, और स्क्रीन के ऊपर सम टाइप ऑफ ग्राफ बनेगा, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा डिफ्लेक्शन हुई है ये किसकी बेस के ऊपर होती है, मास टू चार्ज रेशियो। यहां आपके पास इक्वेशन है m/e is equal to h² r² 2e, ठीक है बेटा। m means the mass of positive ion, e is the charge on positive ion, h is the strength of magnetic field, r is the radius of this path। ये जो आपके पास 2 पाथ अलग हो रहे हैं, मैंने क्लोरीन का सैंपल लिया, याद रखिएगा, और e is the strength of this electric field, ठीक है बेटा। तो अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। चार्ज आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन सब में से निकलेगा तो चार्ज सेम होगा। तो फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वेरिएबल हैं इस पूरी इक्वेशन में, मास ऑफ द कैटायन एंड सेकंड वन इज द रेडियस ऑफ कैटायन। तो इन दोनों में अगर रिलेशन बनाए तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², मींस वो वाला आपका बेटा जो आइसोटोप जिसका मास कम होगा उसका सर्कल भी छोटा बनेगा, उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, ठीक है, उसका सर्कुलर पाथ। जैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो ये छोटा सर्कल बनेगा, किसका, जिसका मास कम होगा, जिसका मास बड़ा होगा उसका सर्कल भी तो बड़ा बनेगा। तो कौन पहले जाके हिट करेगा, अगर डिस्टेंस देखें तो दिस इज क्लोरीन 35 का क्यों बेटा पहले हो जाएगा और 37 का बाद में क्यों होगा, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। तो ये पहले हिट करेगा, ये बाद में हिट करेगा। तो इस तरह से आपने आइसोटोप्स को क्या कर देना, यहां से डिफरेंट कर देना है, मतलब डिटेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद बेटा जब ये यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे तो रिकॉर्डर के अंदर क्या बन जाएगा आपके पास, एक ग्राफ बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। मास स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन मोस्टली पेपर में आ जाती है। व्हाट इज द मास स्पेक्ट्रम? मास स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली द ग्राफ गिवन बाय द मास स्पेक्ट्रोमीटर आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन। तो उस ग्राफ में बेटा एक्स एक्सिस पे आपने लेनी है मास टू चार्ज रेशियो और वाई एक्सिस के ऊपर आपने उनकी दे देनी है रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस आपको मैंने बताया किसी भी सैंपल के अंदर, ठीक है, हर आइसोटोप्स की परसेंटेज कितनी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव अबंडेंस। तो हमारे पास क्लोरीन के 2 सैंपल होते हैं बेटा, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। मास स्पेक्ट्रम आपको क्लोरीन का ये बता रहा है कि क्लोरीन 35 इस सैंपल के अंदर 75% प्रेजेंट था और क्लोरीन 37 25% प्रेजेंट था। यहां तक बात क्लियर होगी आपको। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ही इस चीज का आंसर मैं दे दूंगा बेटा। जस्ट लाइक आप मोस्टली कहते हैं एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ओके। और जब आप एटॉमिक मास की बात करते हैं आप कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो इट शुड बी अ होल नंबर। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें, चलिए मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, मींस इसमें 17 प्रोटॉन है, जबकि उसका एटॉमिक मास है 35.5। तो मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर दोनों को प्लस करें तो 35.5 बनता है, उसमें 17 अगर माइनस कर दे तो ये तो 18.5 आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्लोरीन है उसके न्यूक्लियस के अंदर 18.5 न्यूट्रॉन है? तो इट इज समथिंग ऑड के न्यूट्रॉन आधा कैसे हो सकता है? तो बेटा वो जो मास लिखा होता है ना वो क्लोरीन का मास नहीं, क्लोरीन के सारे आइसोटोप्स का एवरेज मास होता है।
जैसे आपके पास क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है, तो इसका हम एवरेज मास फाइंड करते हैं। क्लोरीन 35 की रिलेटिव अबंडेंस 75 है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्लोरीन 37 की जो अबंडेंस है 25% है, उसको 25 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके 100 से डिवाइड जब आपको करेंगे तो आपके पास देखिएगा आंसर आएगा 35.5। इट मींस ये जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में मैसेज लिखे होते हैं, दीज आर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोटोप्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। अगर बेटा आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन होती है तो आप लोग मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट SLO बेस्ड क्वेश्चन ये है, द एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स इन फ्रैक्शन जस्टिफाई, कि बहुत से एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं वो फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, तो अपने सिंपल सा आंसर देना, बिकॉज द atomic message mentioned in the periodic table are actually the average atomic message of all the possible isotopes of the elements। तो आपने क्लोरीन की एग्जांपल यहाँ पे देख के बता देना, ठीक है। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।